बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। कल का दिन बहुत तारीख़ी दिन था, पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन दिनों में से एक दिन था। लेकिन कल मैं वीडियो नहीं कर सका। कल असदुल्ला खान साहब आप जानते ही हैं, यूट्यूब पे उनको आप देखते हैं, तो कल मैं उनके साथ कुछ मसरूफियात थी और इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर सका। लेकिन मैं आज इसलिए वीडियो कर रहा हूँ कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन दिनों में से एक दिन था और तारीख़ कभी इस दिन को नहीं भूलेगी। ख़ास तौर पे 420 सेकंड्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उनके तो बिल्कुल नहीं भूल सकती। पहले हमने आगाज़ किया एहतसाब अदालत से। हम एहतसाब अदालत गए जहां जज मोहम्मद बशीर साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को ज़मानत देनी थी। पहले ही पता था कि ज़मानत मिलनी है, लेकिन हमने कहा कि हम भी ज़रा जाएँ, देखें तो सही क्या होता है, किस तरह से होता है। और वो जब हम गए, एक तो मैं आपको तीन चीज़ें अहम बता दूं। पहली बात तो यह है कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज हैं, लेकिन उनको 2 से 3 हफ़्ते पहले जो है वज़ारत कानून ने एहतसाब अदालत 3 का भी इजाफी चार्ज दिया। हालांकि एहतसाब अदालत नंबर 2 वो भी खाली है, यानी अगर देना था तो दो और अदालतों का दे दिया जाता चार्ज। नहीं, स्पेसिफ़िकली निगरान हुकूमत के निगरान वज़ारत कानून ने उनको एहतसाब अदालत नंबर 3 का इजाफी चार्ज दिया। और उसमें अब ये पता चला कि इसलिए दिया गया था क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का केस एहतसाब अदालत नंबर 3 का था, तो इसलिए फिर उनको इजाफी चार्ज दिया गया, उनके पास केस लगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, उनकी बहन का परसों उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी बहन की मग़फ़रत करे। यानी ये कल जुमेरात था ना, बुध को उनकी बहन का इंतकाल हुआ। शायद वो, क्योंकि उनका तल्लुक़ DI खान से, शायद DI खान में जनाजा हो, लेकिन वो पहुँच गए वापस। बावजूद इसके कि उनकी अपनी भी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। 4-5 दिन से उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना काम को सरअंजाम देने के लिए, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने के लिए जो उन्होंने इंसाफ़ करने का एक हलफ उठाया हुआ है, उस हलफ की उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो बहन के इंतकाल के बावजूद, बहन के वफ़ात के बावजूद और साथ ही जो है वो अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद वो आए और उन्होंने आकर और जो है वो फ़ैसला दिया, जो एक जज का काम है। और इसके अलावा देखें, बाज़ बार आपने अपनी, ज़ाहिर है ये तो आपकी ड्यूटी थी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ड्यूटी ना भी हो तो वो जो है बड़ी बड़ी कुर्बानी दे देते हैं। राना शमीम साहब, याद होगा आपको, जो आई थिंक US में थे और उनके भाई का यहाँ पे पाकिस्तान में इंतकाल हुआ, लेकिन वो वहाँ से भाई के यहाँ पर जनाजे में शरीक होने के लिए आने की बजाय, उनका आखिरी बार चेहरा देखने के बजाय वो UK चले गए थे। और हालांकि उन्होंने तो उनकी वो कोई फ़र्ज़ भी नहीं था उन पे, लेकिन जज साहब तो इसलिए आए क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी कि वो केसेस सुने और जो साइलीन हैं उनको इंसाफ दें। अब जब समाअत के जैसे आगाज़ हुआ तो अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये 18 मिनट की समाअत थी। वो 420 सेकंड्स पे इस पे बाद आते हैं, क्योंकि 18 मिनट की समाअत इसलिए ये हुई क्योंकि जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, ये क्योंकि एहतसाब अदालत 1 में बैठे हुए थे और रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 3 में था, तो वो फिर रीडर के आने में टाइम लग गया। लेकिन रीडर जब आ गया तो 2.25 मिनट के अंदर रिकॉर्ड आ गया था। और साथ फिर यह है कि एक वजह ये भी ज़्यादा टाइम किया कि क्योंकि कोई रिकॉर्ड पुराना, बस ऐसे ज़रा पता चले ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र भी आ रहा है, तो इसलिए फिर इसको 18 मिनट जो है वो चलाया गया, वरना ये जो काम की बातें थी वो 2-3 मिनट की थी। उसके बाद जैसे ही समाअत शुरू हुई तो नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं, काजी मिसबाह साहब, उन्होंने जज मोहम्मद बशीर साहब के साथ इज़हार ताज़ियत किया कि आपकी बहन का इंतकाल हुआ और जो है मैं उस पर आप इज़हार ताज़ियत करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने ताज़ियत करने की बजाय के बाद ये कहा कि जनाब की खिदमत में हम हाज़िर हुए तोशाखाना केस, अलमारूफ तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस केस का टाइटल है आसिफ अली स्टेट वर्सेस आसिफ अली जरदारी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे जब मियाँ नवाज शरीफ को तोशाखाना से गाड़ी दी गई जो कि वो ले भी नहीं सकते थे। और साथ ही जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, वो भी शरीक मुलजिम हैं, नवाज शरीफ भी इसमें मुलजिम हैं। लेकिन ये केस बंद हो गया था जो नैब की तरमीम इन्होंने की थी, लेकिन जब तरमीम उड़ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो फिर ये केस दोबारा बहाल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कोर्ट नंबर, उन्होंने जज साहब ने कहा कि ये तो कोर्ट नंबर 3 का है ना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया है, उनके दायमी नाकाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी जारी हुए। अब वो वापस आके कार्रवाई का सामना करना चाहते हैं और 21 को नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। जनाब वारंट वापस ले लें, आपके पास इख्तियार है 75(2) में, आप वारंट जो है वापस ले लें।
तो फिर उसके बाद कोर्ट नंबर 3 के रीडर को बुलाया गया, उनके आने में टाइम लगा और जब वो आए उनको कहा गया कि रिकॉर्ड लेकर आएँ। वो रिकॉर्ड लेकर 2.25 मिनट के अंदर मियाँ नवाज शरीफ का रिकॉर्ड जो है वो पहले से ज़ाहिर है पड़ा होता है ना, वो ऊपर ही पड़ा होता है, सामने पड़ा होता है, जो आम केसेस होते हैं, तो वो सामने पड़ा था। तो जल्दी जल्दी 2.25 मिनट में आ गया। किसी आम साइल का केस होता, किसी गरीब का केस होता, तो वो तो तीसरी अदालत का रिकॉर्ड ही मिलते मिलते पता नहीं कितना टाइम लग जाता। लेकिन क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, अहम केस था, तो इसकी फ़ाइल सामने पड़ी हुई थी, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी फ़ाइल आ गई। उसके बाद वकील साहब ने बताया कि नवाज शरीफ आप आ रहे हैं तो कार्रवाई का सामना करना चाहते हैं। तो नए प्रोसिक्यूटर की तरफ देखा जज साहब ने, मोहम्मद बशीर साहब ने, कि जी आप बताएं। सोहेल आरिफ साहब ने कहा कि मुझे उन्होंने कहा आप पेश हो रहे हैं जी, मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं पेश होने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने कहा कि, बल्कि उन्होंने अभी इतना ही कहा कि जी मुझे कहा गया कि पेश होने का, आगे फिर उन्होंने कोई और बात की, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद दोबारा वो काजी मिसबाह साहब ने कहा कि देखें जी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी हमने आपके सामने रख दी, क्योंकि जज साहब ने कहा कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा बीमारी की वजह से नहीं आ रहे थे। हालांकि मरीम नवाज साहब के बयानात मौजूद हैं कि मैं नवाज शरीफ को आज कहो तो बुला लूँ, लेकिन मुझे नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी दे दो, मैं बुला लेती हूँ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जब तक रिस्क फैक्टर ज़ीरो नहीं होता नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा गारंटी मिल गई है इसलिए आ रहे हैं। नून लीग वाले सब कह रहे हैं कि क्योंकि अब हालात हमारे लिए साजगार हैं इसलिए आ रहे हैं। यानी बीमारी वाले बयान तो झूठ है, ये सारे मीडिया के ऊपर ये बात मान चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजवी साहब के फैसले का उन्होंने यहाँ पे भी उसका वो किया, उसके ऊपर इन्हिसार किया कि बाकर नजवी साहब ने वो जो 50वें एग्ज़ाम पेपर पर शहबाज शरीफ की गारंटी पर भेजा था, तो वो कहते हैं कि बाकर नजवी साहब का फैसला आज भी इन फील्ड है, आज भी बरकरार है, आज भी वो केस पेंडिंग है, इसलिए ये कोई मसला नहीं है कि आप रिलीफ दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ ने उसमें बाकर नजवी साहब को अंडरटेकिंग दी थी कि नवाज शरीफ 4 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएंगे, और 4 साल बाद आज माशाल्लाह वापस आ रहे हैं। उसके बाद जज साहब ने पूछा, जज मोहम्मद बशीर साहब ने, कि वो इस्लामाबाद कोर्ट में भी तो आपने रुजू किया है, तो वहाँ क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी वहाँ अमजद परवेज़ साहब और आज़म ज़हीर तारड़ साहब पेश हो रहे हैं, और वो जो मामला है वो इसका नहीं है, वो मामला कुछ और है, वो एनफील्ड और अजीज़िया का है। यहाँ वाला मामला सिर्फ आपके सामने है 9/9/2020 को, यानी 9 सितंबर 2020 को नाकाबिल ज़मानत आपने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दिया था, और फिर 1 अक्टूबर 9 सितंबर को हुक्म दिया था, 1 अक्टूबर को ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। ये तोशाखाना केस आपको बता दूं 2020 से पेंडिंग है। अब आप खुद देख लें कि ये 2020 से तोशाखाना केस पेंडिंग है, आज तक इसका फैसला नहीं हुआ। गाड़ियाँ ली, क्या कुछ किया, लेकिन इमरान खान के हवाले से केस जिस तरह से चला वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको अज़बर है कि किस तरह से हक़ के दिफा ख़त्म हुआ और कितनी जल्दी से फैसला सुनाया गया। लेकिन ये 4 साल से ये केस पेंडिंग है, ये यानी रेफरेंस बनने से लेके और सारी चीज़ें और कंप्लेंट और सारी चीज़ों से, यानी उससे भी अगर ये पीछे चले जाएं तो ये असल में ये 2018 में मामला सामने आया था। कुल अगर आप इसके मिलाएं तो ये तकरीबन 5 साल से मामला पेंडिंग है, लेकिन आज तक इसके ऊपर फैसला नहीं हो सका, और नवाज शरीफ को बग़ैर सरेंडर किए रिलीफ भी मिल गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा नया प्रोसिक्यूटर की बारी आ गई। नया प्रोसिक्यूटर ने टोटल को बात की होगी, मैं ख्याल है कोई 70 से 75 सेकंड्स बात की होगी टोटल, ये 18 मिनट में से शुरू में, और आगे एंड में भी उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई। नैब प्रोसिक्यूटर सोहेल आरिफ साहब ने कहा कि इन्होंने अर्जी रिलीफ मांगा है नवाज शरीफ ने, और इनकी आप प्रेयर पढ़ लें, अर्जी रिलीफ अभी ये मांग रहे हैं और इंटरिम रिलीफ मांग रहे हैं। और वारंट गिरफ्तारी सर जारी करने का मकसद ये होता है कि मुलजिम जो है उसकी हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। अब ये खुद आना चाह रहे हैं तो आप मुअत्तल फरमा दें 24 तक, यानी ये नैब प्रोसिक्यूटर बता रहे हैं जिनको तनख्वाह आवाम के टैक्स के पैसों से मिलती है कि आपने चोरी करने वालों को, लूट मार करने वालों को, डकैती करने वालों को, आपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब करना है, कड़ा एहतसाब करना है, और आपने मुल्क के साथ और अवाम पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहना है। और वो ये कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी। आप एक हद तक वैसे आप एक बात हद तक कह सकते हैं, अगले केस में मैं उनका भी बताऊंगा, नईम इकबाल संघेड़ा साहब उन्होंने क्या कहा, लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये क्योंकि इनकी तो जॉब है ना, ये तो नैब में काम करने की तनख्वाह ले रहे हैं, तो इनको क्योंकि जो इनके अफसरान कहेंगे उन्होंने आके वही कहना है। लेकिन एक सवाल फिर ये भी होता है कि कभी कभी आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले भी कर लेते हैं। आप कहते हैं यार मुझसे गलत काम करवाया जा रहा है, मैं नहीं करता, मैं राज़िक़ अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं कोई और काम कर लूँगा। तो ये भी एक मतलब मुख्तलिफ तरह की आरा है, पता नहीं अब आपकी इस पर क्या राय है। लेकिन एक ये भी है कि क्योंकि उनका एक जॉब है, ड्यूटी है,
और उन्होंने उसके मुताबिक जो उनको कहा जाता है उन्होंने वही आके रहना। उनकी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपने जाकर कहना है कि जी हम सपोर्ट करते हैं नवाज शरीफ को। अच्छा, उसके बाद दोबारा मिसबा साहब ने बात शुरू की। उन्होंने कहा जी ये आपने अगर ये वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल ना की तो हमें खदशा है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊँ ये ना भी करते तो गिरफ्तार उन्हें नहीं होना था। उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत ना दी तो मतलब जज साहब के सवाल ही हैरान कुन था। भाई नून लीग वालों ने टिकटें करवा ली, जहाज़ बुक करवा लिया, जलसा रख दिया, अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए। मतलब अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक भी होता, 0.1% भी शक होता कि हमारी ज़मानत की मुस्तरद हो सकती है, तो वो इतने अरबों रुपए लगा देते नवाज शरीफ की आमद के मामले में। उनको वो जिस तरह से कहा उसने जो क्या कहते हैं राना सनौला ने कि गारंटी मिली हुई है, तो गारंटी मिली हुई है तो फिर ज़ाहिर है अगर गारंटी मिली हुई है तो फिर तो उन्हें पहले ही पता था सारी चीज़ों का। और मरीम नवाज़ साहबा ने कहा, तो आप बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन्होंने तो पता नहीं 2-3 साल पहले कहा था कि नवाज़ शरीफ को ज़मानत मिलेगी, नवाज़ शरीफ जेल नहीं जाएगा, उसको जेल नहीं जाने दूंगी। और फिर वो साथ दूसरा क्लिप भी चल रहा है कि आसान रास्ता हमें भी आता है, बस हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई थी और उस आसान रास्ते पे चलें तो ज़मानतें भी मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, इक़्तिदार भी मिल जाएगा। इक़्तिदार भी मिला, ज़मानतें भी मिल गई, वापस भी आ रहे हैं, सब चीज़ें ओके हो गई हैं। और उसके बाद वकील साहब ने कहा कि उन्होंने कहा देखिए जी मैं अपनी फ़ाइल देख रहा हूँ, वो मामला अलग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला। जज साहब ने कहा तो अगर वो फ़ैसला देख लें फिर आपका वो कर देते हैं फ़ैसला। उन्होंने कहा नहीं वो अलग मामला है। और फिर जज साहब ने कहा कि फिर बताया गया कि 25/10/2019 का ऑर्डर है नवाज शरीफ को जो लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाज़त दी थी। और फिर दोबारा एंड पे नए प्रोसिक्यूटर जो थे सुहेल आरिफ साहब, उन्होंने कहा जी अगर वो पेश होना चाह रहे हैं तो आप इस दौरान सस्पेंड फरमा दें। लफ्ज़ चेक करें, सस्पेंड फरमा दें। नवाज शरीफ का केस हो तो फिर सस्पेंड फरमा दें। तो बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाहे वहाँ नए प्रोसिक्यूटर जो पेश हो रहे थे, जहाँ पेश हो रहे थे, वो जो है वो ये बातें करके अपनी CV पेश कर रहे थे शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर नून लीग ने मोबिलाइज़ करना है तो फिर इनको क्यों मोबिलाइज़ करेगी, तो उनको करेंगे ना जिन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आपने जाकर ये कहना है। तो उसके बाद आ जाए जनाब, ये 18 मिनट बाद फ़ैसला महफूज हो गया तो हम वहाँ पे खड़े रहे। साकिब बशीर साहब ने पूछा जज मोहम्मद बशीर साहब से कि सर ये बताएं कि आप कब तक फ़ैसला सुना देंगे। उन्होंने कहा भी आधे घंटे तक सुना देंगे। उन्होंने कहा ये तकरीबन उनको 11:15 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा सर वो हाई कोर्ट में भी केस लग गया है तो उधर भी जाना है। कहते हैं उधर कितने बजे? उन्होंने कहा जी उधर 11:30 बजे। तो जज साहब कहते हैं चलें फिर आप ऐसे करें, आप वो सुन के आ जाना, फिर हम फ़ैसला सुना देंगे। तो हम रिलैक्स हो गए कि आप उधर से फ़ैसला सुन के आएँगे तो ये फ़ैसला सुनाएंगे। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि हमारे जो दोस्त हैं एहतशाम अब्बासी, वो जो नीचे लोअर कोर्ट्स हैं उनकी जो जर्नलिस्ट जो वहाँ के हैं, उनकी जो एसोसिएशन है रिपोर्टर्स की, उसके सदर भी हैं। तो एहतशाम अब्बासी साहब ने जज साहब से कहा कि चैम्बर में तो आप हमें बुलाते नहीं हैं, हम आ नहीं सकते, तो अगर आप इजाज़त दें तो आपकी हमशीरा जो थी मरहुमा, उनके लिए हम यहीं पर दुआ कर लें। तो वहीं पर उनके लिए दुआ की गई, उनकी हमशीरा के लिए, उनकी बहन के लिए मतलब फातिहा पड़ी गई वहीं पर। तो हम रिलैक्स हो गए। हमने कहा जी, लेकिन बाद में हम अभी हाई कोर्ट पहुँचे ही तो पता चला पीछे फ़ैसला सुना दिया। वो शायद उसकी वजह ये भी थी कि इसलिए वो जल्दी सुनाना पड़ा क्योंकि नून लीग ने उसका हवाला देना था। शरीफ ख़ानदान के वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताना था अदालत को जनाब वो उन्होंने दे दिया ज़मानत, सर आप भी दे दें, वो तो देखें ना ओरिजिनल वो तो था, तो ये तो अभी हिफाज़त ज़मानत का मामला है। तो वो शायद इसलिए फिर जज साहब ने जल्दी सुना दिया। उनको कहा गया होगा, या वकील ने जाकर रिक्वेस्ट की होगी ना जो काजी मिसबा साहब हैं, सर आप सुना दें जो भी आपने सुनाना है, क्योंकि काजी मिसबा साहब को भी पता था कि फ़ैसला क्या आना है, शरीफ ख़ानदान को भी पता था, सबको पता था। उन्होंने कहा आप सुना दें, मतलब क्या ज़रूरत है इतनी लंबी वो करने के लिए। तो खैर वो फिर फ़ैसला सुना दिया गया। अब आ जाए जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 420 सेकेंड्स वो केस कॉल हुआ मियाँ नवाज शरीफ वर्सेस स्टेट। अमजद परेज साहब रोस्टर पर आए, उन्होंने 2 केसेस का हवाला दिया जिनमें नैब के केसेस में हिफाज़त ज़मानत जो दी गई, अच्छा ये दोनों में मुलजमान को दी गई, मुजरमान को नहीं दी गई थी। और उसके बाद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आपने तो बता दिया था हम नैब को सुनते हैं। अच्छा, इस दौरान आज़म ज़हीर तारड़ साहब ने वही हवाला दिया। उन्होंने कहा सर एक और पेश रफ्ता है, उसके बारे में आपको बता दूं कि नैब कोर्ट ने ओरिजिनल उनका ऑर्डर था इश्तिहारी करार देने का, वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने जनाब वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है, वो हवाला देना था शायद, इसलिए फिर बशीर साहब ने सुना दिया। आमिर फारूक साहब ने कहा कि ऑर्डर की कापी है आपके पास? उन्होंने कहा जी ऑर्डर की कॉपी तो अभी नहीं आई, वकील आ रहा है, वो आके इधर अंडरटेकिंग देगा कि जी यही फैसला हुआ है उधर। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने नैब को कहा कि जी आपका क्या मौक़िफ़ है? नईम तारिक संघेड़ा साहब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं,
उन्होंने कहा कि पहले तो उनसे पूछा गया कि आप क्या हैं, उन्होंने कहा जी मैं DPG हूँ, यानी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। पूछा गया कब से हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं तो 3 साल से हूँ। तो आज़म रज़ीक़ तारिक साहब ने बहुत तारीफ़ की नईम तारिक सिंघेड़ा साहब की। उन्होंने कहा ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है, पहले लाहौर होते थे, बड़े ज़बरदस्त कमाल आदमी हैं। उसके बाद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा नईम तारिक सिंघेड़ा साहब से कि आप कब से इस केस को देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं अपील में भी भरवाना साहब के साथ था, पेश हुआ था। और फिर उन्होंने कहा जी मैं 23/6/2022 का ऑर्डर पढ़ना चाहूँगा, ये पैरा 14, जिसमें नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद कर दी गई थी और कहा गया था कि जब वो सरेंडर करेंगे या गिरफ्तार करके लाया जाएगा तो वो दरख्वास्त देकर अपनी अपील बहाल करवा सकते हैं, ये एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया। तो उन्होंने कहा अब वो खुद आपने तो खुद इस्लामाबाद को कहा हुआ है कि वो वापस आकर और दरख्वास्त दे सकते हैं, तो अपीलें बहाल करवा सकते हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि कल कहा गया कि आप यानी नैब को कोई एतराज़ नहीं है, अब 24 घंटे हो गए हैं, आपको मौक़िफ़ तब्दील हो गया या अभी भी आपका वही मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा नईम तारिक सिंघेड़ा साहब ने कहा नो माई लॉर्ड। उन्होंने कहा आमिर फारूक साहब ने कि नो माई लॉर्ड का क्या मतलब। नईम तारिक साहब ने कहा कि अगर वो फेस करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, यानी हम कल वाली बात है कि हम सपोर्ट करते हैं कि आप दे दें इनको फांसी ज़मानत। और यहाँ पर यह भी बता दूँ कि ज़मानत हिफाज़ती ज़मानत दायर होने से लेके फ़ैसला आने तक ये कोई 21 घंटे और कुछ मिनट का ये सारा मामला था, यानी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपके पास अपने क्लाइंट की तहरीरी हिदायत हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो ज़बानी मुझे प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हिदायत दी है। तो उसके बाद आज़म रज़ीक़ तारिक साहब दोबारा बोले, उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने ही फ़ैसला करना होता है इस मामले में, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। तो फिर पूछा गया कि कोई एतराज़ नहीं है नैब को फांसी ज़मानत देने पर, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो आमिर फारूक साहब ने कहा चलें आप तहरीरी भी दे दें। यहाँ पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये कॉन्टेस्टेड जो है वो एप्लीकेशन नहीं है। हमने नोटिस किया आपको कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, आपने कहा कोई एतराज़ नहीं है। अगर नैब को, स्टेट को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर आप एतराज़ करते, आप दलाइल देते, फिर हम दोनों साइडों के दलाइल सुन के फिर हम फैसला करते। और ये अनकंटेस्टेड जो है ये केस है। और फिर तारिक साहब ने दोबारा एक केस का हवाला दिया। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि वो फैसला उस मामले में था जहाँ पे वो मुलजिम थे, यहाँ पे कन्विक्टेड शख्स है, यहाँ पे नवाज शरीफ मुजरिम है, वो मुलजिम थे, उन पे सिर्फ इल्ज़ाम था, यहाँ पे इल्ज़ाम साबित हुआ, सज़ा हुई, जेल में थे, जेल से उनको भगाया गया। उन्होंने नहीं कहा जेल से भगाया गया, मैं कह रहा हूँ जैसे भिजवाया गया। तो ख्वाजा आसिफ साहब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बता चुके हैं कि किसने भिजवाया। और उसके बाद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अगर आपकी दरख्वास्त मंजूर होती है तो वो सिर्फ इस वजह से होगी कि नैब ने एतराज़ नहीं किया और नैब आपसे इत्तफाक करता है। बस उसके बाद फिर पूछा गया कब के लिए रखें, उन्होंने कहा 23 के लिए रख लें, सोमवार के लिए। उन्होंने कहा नहीं 23 के लिए नहीं, 24 के लिए रख लें, एक वर्किंग डे में मिल जाएगा, तैयारी भी करनी है, आज़म रज़ीक़ तारिक साहब ने कहा। और उसके बाद ऑर्डर लिखवाया गया आमिर फारूक साहब की तरफ से और नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करने से रोक दिया गया। ये सारी 420 सेकंड की समाअत थी। पाकिस्तान की तारीख़ में ये याद रखा जाएगा, एक नई रवायत कायम हुई है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा पाकिस्तान के इदारों को मतलूब जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, फिर जिस तरह से आसान रास्तों उसने इख्तियार किया, फिर ज़ीरो रिस्क फैक्टर हुआ, फिर गारंटीज़ मिली, टिकट पहले कटवा लिए, जहाज़ पहले बुक करवा लिए, जल्द से पैसे पहले रख लिए, अरबों रुपए पहले खर्च कर लिए, मीडिया को करोड़ों रुपए पहले जारी कर दिया, अदालत बाद में आए। लेकिन उनका वो जो एतमाद था, जो उनका एक कॉन्फिडेंस पूरा अदालतों पे, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। और अच्छा है पाकिस्तान की अदालतों पर किसी को तो एतमाद है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।